इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। लेंस क्षमता होती क्या चीज है? एक लेंस हमें छोटी सी जानकारी हो लगेगी, हम इसको आज पूरा करेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि लेंस क्षमता का मतलब होता क्या है, कि लेंस से किस प्रकार से उसकी पावर होती है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। क्षमता का मतलब होता है एक तरीके से उसकी पावर, उसकी शक्ति। जैसे मैं कहूँ मेरी क्षमता, किसी अन्य आदमी की क्षमता, मतलब उसकी शक्ति से उसका आकलन किया जाता है। मतलब लेंस में कितनी शक्ति है। लेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे शक्ति का आकलन करते हैं हम उसकी फोकस दूरी को देख करके, जिसकी फोकस दूरी जैसी होती है उसकी क्षमता उसी प्रकार की होती है। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास में एक लेंस इस प्रकार का है, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु यहाँ पे है और एक फोकस बिंदु यहाँ पे। ये जो लेंस है इसका फोकस बिंदु ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसा मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो ये जो लेंस है इस पर कोई प्रकाश नाबूद होगी ना, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होकर फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। लेकिन एक लेंस मैंने ऐसा लिया, वही उत्तल लेंस और इस प्रकार इसका मुख्य अक्ष है क्योंकि इसकी फोकस दूरी इतनी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा मान लिया मैंने 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये माना मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर मान फोकस बिंदु F है तो आपको होने वाली जो प्रकाश की किरण है अनंत से आएगी तो फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। ऐसा हमने पहले पढ़ चुके, फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। तो इसकी फोकस बिंदु तो कम थी और इसकी फोकस बिंदु फोकस दूरी इसकी कम थी और इसकी फोकस दूरी इस लेंस की ज्यादा है। अब ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस है ना ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा मोड़ रही प्रकाश की, इसकी वजह इसमें प्रकाश किरण कम हो गई। एक लेंस ऐसा है कि इसकी फोकस दूरी और लंबी हो जाए तो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। मतलब जिस लेंस में ज्यादा शक्ति होगी ना वो प्रकाश की किरणों को उतना ही ज्यादा अपवर्तित करता है, उतने ही ज्यादा उसको मोड़ता है। ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसे मान लो एक लेंस है, ये वाला लेंस है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, फोकस दूरी ज्यादा होगी तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी दिशा में सीधी जाएगी, थोड़ा सा मोड़ेगा, थोड़ी सी इसको ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी इसकी शक्ति रहेगी। जबकि ये लेंस जबकि इसी लेंस को अगर मान लो मैं बिल्कुल इसके पास में फोकस बिंदु F लिया हूं, इसकी मैं फोकस दूरी कम कर दूंगा तो ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, मतलब इसकी क्षमता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, इस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्षमता वो प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। प्रकाश की किरणों कम मोड़ेगा तो उस लेंस की क्षमता भी कम होगी। ये तो बात हुई ना भाई, प्रकाश किरण इसके ऊपर जाएगी तो फोकस दूरी मान लो इसकी ज्यादा है, आप इसकी बात करो, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो ये जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है, इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसकी क्षमता कम है इसलिए प्रकाश की किरणों को यह कम मोड़ रहा है, थोड़ा सा झुकाव हो रहा है। इसकी ज्यादा शक्ति होगी उतनी ही प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो प्रकाश की किरणों को ज्यादा अपवर्तित करता है, जितना ज्यादा अपवर्तित करेगा। मतलब ये कि जितनी फोकस दूरी कम रहेगी तो उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा रहेगी। इतनी स्कप निकल कर गया है भाई, जितनी लेंस जैसे मान लो फोकस दूरी इससे और कम हो जाती तो प्रकाश किरणों को और ज्यादा मोड़ता, और अगर पास में तो और ज्यादा मोड़ता, मतलब उसकी शक्ति बढ़ती जाती। जितनी शक्ति वाला होगा नहीं है, जितनी क्षमता वाला होगा ये लेंस है वो प्रकाश की किरणों को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। और उतना ज्यादा मोड़ेगा मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी जितनी कम होती है उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। अब इस लेंस की क्षमता क्या कम है इसलिए प्रकाश की किरणों को कम मोड़ा है, प्रकाश किरण कम मोड़ा है मतलब इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ना या अपवर्तित करना उसकी लेंस क्षमता होती है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो क्षमता को हम लिखेंगे P से, क्षमता को P से लिखें तो P बराबर होगा 1/f। 1/f का मतलब ये हुआ
कि f का मान बढ़ेगा, f का मान बढ़ेगा तो p का मान घटेगा। एक में हम बड़ी संख्या का भाग देंगे तो मान कम प्राप्त हो जाएगा, कम मिलेगा। जैसे मान लो मैंने एक में 2 का भाग दिया, एक में मैंने 2 का भाग दिया तो 0.5 प्राप्त। तभी एक में मैं 2 की जगह 10 का भाग देता, 10 का भाग देता तो 0.1 प्राप्त, मतलब छोटी वैल्यू मिलती। मतलब f का मान जितना ज्यादा होता जाएगा ना तो जो p का मान मिलेगा वो कम मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है ना वही f है, इस लेंस की फोकस दूरी तो है। तो इसका मान जितना छोटा होगा या जितना छोटा मान रखेंगे तो p का मान जो प्राप्त होने वाला मान है वो उतना ही बड़ा मिलेगा। जितना छोटा होगा उतना ही p का मान बड़ा मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी f है वो इसकी लेंस क्षमता है उसका मान उतना ज्यादा मिलेगा, प्रकाश की किरण को ज्यादा अपवर्तित करेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ये डायग्राम में कर रहा हूं मैं केवल मैं समझाने के लिए बताया था। हम लेंस क्षमता को अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसरित का मतलब क्या होता है? अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर फोकस करना। लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसरित या अपसरित करना ही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये अभिसरित व अपसरित फैलाएगा, ऐसे पड़ेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। किसी भी लेंस की बात होगी तो वो जितना ज्यादा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अपसरित करेगा तो लेंस की उतनी ही ज्यादा क्षमता होगी। मतलब फोकस दूरी जितनी कम होगी ना उतना ही ज्यादा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होगा, तो उतनी ही ज्यादा लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बिंदु में से लिखेंगे इसको कि लेंसों की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होती है, लेंसों की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होती है तो उतनी ही कम उसकी क्षमता होती है। एक बार हम देखेंगे तो इसको फिर ये होगा P बराबर होगा 1/f। P बराबर 1/f। f का मान जितना ज्यादा होगा तो P का मान उतना ही कम मिलेगा। एक बार और दोबारा समझेंगे इसको। देखो क्या है कि कोई भी लेंस है, हम उत्तल लेंस का एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमने मुख्य खींच लिया। एक हमने ऐसे डायग्राम यहां बनाया इस तरीके से, ये मुख्य खींच लिया। तो ये जिसकी फोकस दूरी ये है यहाँ तक की फोकस दूरी कहता है बिंदु, और इसकी फोकस दूरी इतनी ज्यादा है यहाँ पे। तो प्रकाश की किरण आई, प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आई तो फोकस बिंदु F से गुजरेगी, या प्रकाश किरण आएगी फोकस बिंदु F से गुजरेगी, ये फोकस बिंदु F से गुजरा, ये फोकस बिंदु F से गुजरेगी। अब इससे लेंस में ये तो फर्स्ट पोजीशन थी, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। मैं इसकी बात करूं तो इसकी फोकस दूरी कम है और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। ए वाला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कम है, बी वाला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्यादा है। इसकी ज्यादा दिख रहा है, इसकी कम दिख रही है, इसकी ज्यादा दिख रही है। तो इसकी फोकस दूरी कम है
तो ये प्रकाश की किरण को ज्यादा पड़ेगा। भाई प्रकाश की किरण सीधी आ रही, इसकी फोकस दूरी कम है इसकी बजाय इसकी, तो ये प्रकाश की किरण को ज्यादा अपवर्तित करेगा, जबकि इसको कम शक्ति लगानी पड़ रही है, इसकी शक्ति कम है, ये प्रकाश की किरण को कम मोड़ता है। प्रकाश किरण कम होता है तो इसकी शक्ति तो कम है, इसकी शक्ति ज्यादा। किसके ऊपर डिपेंड की गई? इसकी फोकस दूरी पर। ये फोकस दूरी से इसका आकलन कर रहे हैं कि इसकी क्षमता कम है कहती है, इसकी फोकस दूरी कम है इसलिए इसकी क्षमता ज्यादा, जब तो प्रकाश किरण ज्यादा मोड़ता है। इसकी फोकस दूरी अधिक है, अधिक थोड़ी है, इसकी तो कम है, इसकी अधिक है, इसकी कम है, इसलिए प्रकाश की किरण को इसकी तुलना में कम मोड़ता है। मतलब ये हुआ, निष्कर्ष से निकला कि जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी, उसकी लेंस क्षमता कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी लेंस क्षमता ज्यादा होगी। हम यहाँ पे f का मान रख करके देख लेते हैं। देखो ये हमारा सूत्र है कि P बराबर 1/f। f के स्थान पर मान लो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, कितना मान लिया 5, ऐसा मान 2 मीटर में ले लिया हमने, ये फोकस दूरी मीटर में ले लेते हैं, हम लेंस क्षमता निकालते हैं ना इसको मीटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे तो मान इतना मिलेगा 0.5। 0.5 आगे इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे इसकी इकाई होती है, उसको लिखते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलते हैं, जिसमें कहते हैं 5 किलो 5 लीटर इकाई होती है ना अलग अलग। तो वैसे यहाँ पे लेंस की जो क्षमता होगी उसकी इकाई निकालेंगे तो हम उसको लिखेंगे डायरेक्टर। 0.5 डायरेक्टर, 0.10 डायरेक्टर, 1.7 डायरेक्टर, तो वैसे इसकी इकाई होती है डायरेक्टर। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखो, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायरेक्टर। अब यहाँ पे मान लो इसकी फोकस दूरी मैंने 2 मीटर ली थी, अब मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फोकस दूरी है वो P बराबर 1/f के स्थान पर, इसको मान लिया मैंने, इसको ये 5 है, ये 5 है, तुम 1 में 5 का भाग लगाओ, 1 में 5 का भाग लगाओ तो 0.2 आएगा, मतलब 0.2 ज्यादा है 0.5 है, 0.5 ज्यादा है 0.2 क्या है? कम है। तो ये कमी तो प्राप्त हुई, फोकस दूरी ज्यादा थी इसलिए उसकी क्षमता लेंस क्षमता कम मिली, और इसकी फोकस दूरी कम थी लेंस क्षमता ज्यादा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे लेंस की क्षमता होगी, जैसे लेंस की फोकस दूरी होगी उस लेंस की क्षमता वैसे ही होगी, और वैसे होगी फोकस दूरी ज्यादा होगी तो लेंस क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो मेरे हिसाब से आसानी से। तो ये है एक लेंस की क्षमता का सूत्र। तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे एक बिंदु कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है। कितने डायरेक्टर का है? 5 डायरेक्टर का है, 4 डायरेक्टर का है, तो ये क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज समझने वाली और होती है, जैसे मान लो मैंने एक लेंस ये ले लिया, इसके सटा करके दूसरा लेंस मैंने और जोड़ दिया, एक मैंने तीसरा लेंस और जोड़ दिया, इस प्रकार से मैंने लेंस जोड़ दिए। ठीक है, तो जब मैं सब लेंस को जोड़ूंगा तो सभी लेंस की जो क्षमता होगी ना पूरी, उस सभी लेंस की क्षमता का योगफल होगा। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर, ये फर्स्ट वाला लेंस है, मान लो इसकी लेंस क्षमता P1 है, इसकी लेंस क्षमता P2 है, इसकी लेंस क्षमता P3। पर जो भी लेंस होगा उसे कुछ न कुछ क्षमता तो होगी, और जब तो लेंस है, अगर क्षमता ही नहीं होती ना लेंस में, वो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता ही नहीं, कोई क्षमता है उसकी, तो वो क्षमता नहीं होती तो लेंस नहीं कहलाता, वो केवल एक समतल कांच का टुकड़ा होता है। लेंस वे होते हैं जो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करते हैं। यह अपवर्तन करेगा तो कुछ न कुछ इसकी फोकस दूरी होगी तो अपवर्तन दिखाएगा। तो इस सब प्रकाश की किरणों का सभी लेंसों का जो लेंस क्षमताएं होगी वो कुल P के बराबर होगा।
मतलब कुल क्षमता के बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर मान लो और है इसके अंदर और भी जुड़ जाएगी, तो सबकी लैंगिक क्षमता आपस में जुड़ करके एक संपूर्ण बड़ी क्षमता बन जाती है। वैसे समझ सकते हैं इसको, समझ में आया? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 के रूप में सभी लैंगिक क्षमता की जो क्षमताएं उसका योगफल करके एक संपूर्ण एक बड़ी क्षमता वाला हमारे पास में लैंगिक बन जाता है। इसे सबको जोड़ देंगे तो 3 कार्य करेंगे, सब क्षमताओं का योगफल कर देंगे। मैं कहूंगी इनकी क्षमता निकालो, क्या करोगे आप? कैसे निकालोगे? ये तीनों क्षमताओं का कर देंगे, योगफल कर देंगे। अरे मैंने कहा कि इसकी मैंने फोकस दूर दे दूं, इसकी फोकस दूर दे दूं, इसकी फोकस दूर दे दूं, या मैं ऐसे दे दूं इसकी लैंगिक क्षमता दे दी, इसकी लैंगिक क्षमता दे दी, इसकी लैंगिक क्षमता दे दी, तीनों के लिए मैंने कहा कुल क्षमता कितनी होगी? तो कुल क्षमता कैसे निकालोगे आप? तीनों का जोड़ कर देंगे तो कुल क्षमता निकल कर क्या जाएगी? तो इस प्रकार से इसकी लैंगिक क्षमता भी निकाली जाती है। ठीक है, इसके ऊपर देखो, ये हमारे लैंगिक क्षमता के बारे में पॉलिसी में जानकारी प्राप्त की, इसको हमने समझा है। और इसके बाद में हम वापिस पीछे की ओर चलेंगे, जहां हमने दर्पण पढ़े थे। उस दर्पण से संबंधित एक बात मैंने आपको पहले बताया कि वो छूट गई थी हमारी, हमने छोड़ दिया था कि इसको बाद में पढ़ेंगे हम ना। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। वो चीज रह गई थी दर्पण सूत्र, वो रह गया था दर्पण सूत्र। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको पूरे दिमाग में अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझो कि कैसे क्या बता रहे हैं। दर्पण सूत्र एक बिंब, दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। दर्पण सूत्र देखो कैसे क्या होता है। हम दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करना चाहेंगे, किस प्रकार दर्पण सूत्र मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने एक दर्पण ले लिया इस तरीके से। हम अवतल दर्पण भी ले सकते हैं, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसकी सुविधा के लिए, हमारी कैलकुलेशन करने के लिए हमने दर्पण ले लिया है अवतल दर्पण। इसका नाम लिख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये हमारा मुख्य अक्ष है इस तरीके से। ये मुख्य अक्ष किस दिया, इसकी फोकस दूरी f में आया है, इधर फोकस दूरी f लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर कोई प्रतिबिंब इसका बनता ही नहीं है। ये फोकस बिंदु f ले लिया, माना कि हमने हमारी वस्तु को इस स्थान पर पढ़ा दिया। ये हमारी वस्तु है, इस अवतल दर्पण का कोई एक स्थिति पर खड़ी हुई है वस्तु। अब यहां से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस बिंदु F से आ जाएगी बराबर होकर। यहां से हम जानते हैं अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वह परावर्तित होकर के फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। जिस बिंदु से परावर्तित हुई उस बिंदु का नाम ले लो F। और यहाँ पे जो बिंदु था उसको हम ले रहे थे O, इसका नाम है ना O ले लिया। एक प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से गुजरेगी तो वह थोड़ा सीधा बनाते हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो जाएगा। आप लोग स्केल से बना लो ठीक प्रकार से डायग्राम बनेगा, लेकिन मैंने इसके प्रतिबिंब का मैंने इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बनाया है। ये जो बिंब है इसकी लंबाई PQ है, बिंब PQ बिंब है। जो प्रतिबिंब बनेगा उसको मैंने मान लिया P डैश और Q डैश। जहां से प्रकाश किरण आप होकर यहाँ से परावर्तित हुई थी इस बिंदु को मान लिया मैंने M। ये मैंने बिंदुओं के नाम लिख दिए। ये पहली प्रकाश किरण यहाँ से टकरा कर कैसे आ रही थी इसका मान लिया। ये फोकस बिंदु F था, ये O है। ये प्रकाश किरण यहाँ टकरा कर जा रही है, इसको मान लिया मैंने M। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, यदि दो त्रिभुज, यदि कोई से दो त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज
समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। मैथ में पढ़ा हुआ चीज। दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप का मतलब ये होता है कि इसके कोई से दो कोण अगर बराबर है, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। जैसे मैंने इसका नाम दूं मैं A, ये B और ये C, इसका नाम दिया मैंने P, ये Q और ये R। इस तरीके से मैंने दोनों त्रिभुजों के नाम दे दिए। अगर मैंने कहा कि ABC समरूप है PQR के, ABC समरूप है PQR के, अगर दोनों समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब ये होता है कि PQ, अगर मैं भुजा ये लूंगा, इस भुजा को बटे में इस भुजा को लिख दूंगा मैं PQ बटे AB। PQ दिया ना इसका, ये PQ में कोई सा कोण हो सकता है बराबर, ऐसी बात नहीं है, कोई दो कोण बराबर होने चाहिए। तो PQ बटे ले लूंगा मैं AC, इसका अनुपात होगा PR बटे AB। इस भुजा के बटे मैंने इसको लिख दिया, इस भुजा के बटे मैंने इसको लिख दिया, तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। कोई दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस चीज को हम यहाँ पे काम में लेंगे। इसके लिए कैसे लेंगे कि ये देखो, इसमें हमने मान लिया कि जो हमारा दर्पण है अत्यंत छोटा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ऐसे मान लेते हैं, नगण्य है, बिल्कुल सीधी रेखा है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमको, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज ले लो आप, एक त्रिभुज हमने ले लिया MOF, त्रिभुज MOF, ये वाला त्रिभुज MOF, ये मैंने अत्यंत छोटा माना इसलिए बिल्कुल सीधी रेखा मान ली। बहुत नगण्य दर्पण होने की वजह से हमने बिल्कुल सीधी रेखा मान ली। तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज है। एक त्रिभुज ले लिया MOF, एक त्रिभुज ले लिया, इसको ले लिया ये वाला, इसको ले लेते PQF, वह त्रिभुज PQF, दो त्रिभुज लिए MOF और त्रिभुज PQF समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा। इसमें क्या बताया? तो संगत भुजाएं ले लो, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस भुजा की संगत इस त्रिभुज की ये वाली भुजा है, और इस भुजा की संगत इसकी ये वाली भुजा है। तो इसके संगत इसको लिखेंगे तो OM बटे इस त्रिभुज की OM भुजा लेंगे, इस त्रिभुज की भुजा ली जाएगी PQ, तो OM बटे PQ बराबर दूसरी भुजा लेंगे OM बटे PF, OM बटे PF, ये ले लिया। ठीक है, अब इस प्रकार से लेने के बाद हमने मान लिया कि हमारी जो वस्तु है, ये वस्तु इस दर्पण से जो दूरी है इसको मान लिया मैंने A, इस दूरी को मैंने मान लिया A। जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दर्पण से दूरी पर है B, यहां से इसकी दूरी है B, और मैंने इस दर्पण की फोकस दूरी को लिख दिया मैंने C से, इसकी फोकस दूरी को लिख दिया मैंने C से। बिंब की दूरी दर्पण से A, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी B, इसकी फोकस दूरी C, मैंने ABC के रूप में लिख दिया, UVF में नहीं लिखा, ABC के रूप में लिख दिया। तो देखो यहां से लिखेंगे OF, बताओ OF कितना, इसकी दूरी मैंने कितनी ली है C, तो OF लिख देंगे C बटे PF, PF ये चीज PF, यहां से लेकर के यहां तक की PF। बताओ ये दूरी कैसे आएगी? देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है A, यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो A है, लेकिन चाहिए हमको ये, तो A में से कितनी घटा देंगे C, तो A में C घटा देंगे तो ये वाली दूरी बचेगी नहीं बचेगी, ये दूरी कैसे लिखेंगे A माइनस C, तो ये वाली दूरी हो जाएगी। हमको PF को लिखनी है तो PF की वैल्यू क्या आएगी, इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, PF बराबर हो जाएगा A माइनस C। देखो अब इस प्रकार से लेने के बाद देखो आगे हम एक बात और जानते हैं
कि जो ओ एम है ना, ये ओ एम पी डैश क्यू डैश के बराबर है, क्योंकि ये प्रकाश प्रणाली बिल्कुल सीधी आएगी, मुख्य अक्ष से समांतर है, जितना ओ एम होगा उतना क्या होगा, पी डैश क्यू डैश होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इस ओ एम के स्थान पर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ओ एम है, ये ओ एम है वो पी डैश क्यू डैश के बराबर है। तो ओ एम बराबर हो जाएगा पी डैश और क्यू डैश। इस ओ एम के स्थान पे लिख देंगे पी डैश क्यू डैश, यहाँ पे तो ये लिख देंगे पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा सी बटे ए माइनस सी। और ये इसकी वैल्यू में रखी, इसकी वैल्यू क्या रखी है, सी बटे ए माइनस, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको इसके बराबर यहाँ लिख दिया। तो पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर सी बटे ए माइनस सी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके बाद हम दो त्रिभुज और ले, ये वाला त्रिभुज ये वाला दोनों त्रिभुज ले लिए ना। अब की बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले, ध्यान से ना कौन कौन से त्रिभुज ले रहे, कैसे कैसे क्या करना है। अब की बार ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज का नाम लिखो, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ एल एफ। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एल एफ। वह त्रिभुज ओ एल एफ लिया है, वह त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, इसके साथ इसको लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे पी डैश क्यू डैश एफ। त्रिभुज का नाम लिख देंगे वह त्रिभुज पी डैश क्यू डैश और एफ समरूप है। समरूप, ये वाला त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगी, बराबर। अब इनकी संगत भुजाएं ले लो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर, ठीक है। तो इसको लेंगे ओ एल, ये भुजा लेंगे बटे में इसको लिख देंगे पी डैश क्यू डैश, ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश बराबर ले लेंगे ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश लिया है। अगर मैं इस त्रिभुज की ये वाली भुजा को लूंगा तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ली जाएगी। तो इसमें लिखेंगे ओ एफ बटे लेंगे ये वाला पी डैश एफ, ये बात है। हमने क्या किया, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ली है ओ एल बटे पी डैश क्यू डैश, इसके संगत ये वाली भुजा है, इसके संगत ये वाली भुजा है, इसके बटे में इसको लिख दिया, ओ एल के बटे में पी डैश एफ लिख दिया। अब देखो इसको पूरा आगे देखते हैं। तो ओ एफ बताओ, ओ एफ कितना है, सी, यहाँ लिख देंगे सी बटे पी डैश एफ। अब ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बी है। तो इस कुल दूरी में से बी में से अगर मैं सी हटा दूंगा तो बोलो ये वाली दूरी में से, तो क्या करेंगे, बी माइनस सी लिख देंगे, वही पी डैश एफ बन जाएगी। इसको लिख देंगे बी माइनस का सी, लिख देंगे बी माइनस का सी लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात और है, देखो अब इसमें ओ एल किसके बराबर है, ओ एल बराबर है पी क्यू के बराबर। जैसे ओ एम बराबर इसके पी डैश क्यू डैश के बराबर होता है, वैसे यहाँ पे ओ एल बराबर हो जाएगा पी क्यू के बराबर। तो ये हम जानते हैं कि ओ एल बराबर पी क्यू के बराबर, ओ एल बराबर पी क्यू। तो यहाँ पे जो ओ एल लिखा है ना उसके स्थान पे लिख देंगे पी क्यू, इस ओ एल के स्थान पर पी क्यू लिख दो। यहाँ ओ एल के स्थान पर पी क्यू लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर, इसकी वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट इसको लिखेंगे सी बटे बी माइनस सी। इसको लिखने के बाद से जब लाइक देते हैं ना वही काम करते हैं, दोनों सेम सी बात है। इसमें त्रिभुज ये वाला लिया था, उसमें त्रिभुज ये वाला और ये वाला लिया, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में तो ऊपर पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू आ रहा है,
जबकि समीकरण नंबर 2 में ऊपर पी क्यू आ रहा है, नीचे पी डैश क्यू डैश आ रहा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे क्या हो गए, उल्टा हो गया ना। अगर पी देखो ये पी डैश क्यू डैश ऊपर होता है, पी क्यू नीचे होता ना, तो ये वाला समीकरण ये वाला समीकरण दोनों क्या होते, बराबर होते। तो बराबर लेकर के वैल्यू निकाल देते। लेकिन क्या हुआ, ये उल्टा है। तो ये नीचे पी डैश क्यू डैश की वैल्यू नीचे है, पी की वैल्यू ऊपर है। ये वाला इसके तुलना करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस समीकरण नंबर 2 को चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाए, ऊपर वाली नीचे ले जाए। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली कहां जाएगी, नीचे। तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे p डैश q डैश बटे pq बराबर हो जाएगा b माइनस c बटे c, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, बदल दें इसे। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 3 मतलब बराबर है कि नहीं, ये p डैश q डैश बटे pq है, p डैश q डैश बटे pq, तो ये दोनों मान बराबर है, तो ये दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो ये दोनों मान बराबर, इसके मान भी क्या होंगे, बराबर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखो 1 को लिख देंगे c बटे b माइनस c, इसको लिख दिया, बराबर हो जाएगा b माइनस c बटे c। इधर भिन्न के रूप में, इधर भिन्न के रूप में वज्र गुणा कर देंगे इसको। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे गुणा होगी, ये वाली वैल्यू इससे गुणा हो जाएगी। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो b माइनस c गुणा, सॉरी एक मिनट गुणा, इसमें a माइनस c नहीं है, इसमें a माइनस c समीकरण नंबर a माइनस c, अपन a माइनस c नहीं लिखा समीकरण नंबर, यहाँ पे आएगा a माइनस c, a माइनस c, ये हो जाएगा a माइनस c। इसको लिखने का करते हैं, लिख दिया था a माइनस c आएगा, c बटे a माइनस c बटे a माइनस c बराबर b माइनस c बटे c, समीकरण नंबर 2 दोनों लिख दिए मैंने। ठीक है, और इसके बाद में आगे देखेंगे तो इसको लिख देंगे b माइनस c, इसको c से गुणा करेंगे तो c स्क्वायर। अब इसको गुणा कर देंगे, a को b से गुणा करेंगे तो ab, a को b से गुणा करेंगे तो ab, a को c से गुणा करेंगे तो माइनस ac। ठीक है, c को b से गुणा करेंगे तो माइनस bc, c को c से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, और इधर c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर कट जाएगा। और हम इसका आगे करेंगे, इधर क्या बचेगा, ab माइनस ac माइनस bc बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचेगा, c स्क्वायर कट गया, ये बचेगा। अब आप ऐसे करो कि दोनों वैल्यू है ना माइनस वाले, माइनस का ac माइनस का bc, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे। तो ये इधर ले जाने के बाद मिलेगा हमको ab बराबर ac प्लस bc। अब क्या करो, सब में abc का भाग लगा देंगे, इधर abc का भाग लगा देंगे, इसमें भी abc का भाग लगा देंगे अलग अलग। यहाँ पे लिखेंगे abc का भाग देने पर, abc का भाग लगाएंगे तो ये मिलेगा ab बटे abc बराबर ac बटे abc प्लस bc बटे abc। सब में हमने abc का भाग लगा दिया, और जो पड़ता पड़ BC भी कट जाएगा, AC कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/c, ये बराबर से लगा दिया, AC ये कट जाएगा, C कट जाएगा 1/b, ये प्लस से हो जाएगा, यहाँ पे देखो BC भी कट जाएगा, C से C कट जाएगा 1/a। अब देखो 1/c बराबर 1/b प्लस 1/a मिला है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दर्पण से बिंब की जो दूरी है हमने a माना है, क्या माना है, a बराबर हमने मान लिया, जो a बराबर ले लिया हमने u, a बराबर क्या ले लिया u, b बराबर होता है v,
मैंने बताया ना आप लोगों के लिए b बराबर क्या होगा b बराबर b के बराबर होगा v होगा b और c बराबर क्या लेंगे f c बराबर होता है f इसका मान इसके अंदर रखेंगे इसका मान a की जगह u रख दो b की जगह b रख दो c की जगह f रख दो तो इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/c के स्थान पर f लिख दो बराबर 1/b के स्थान पर आएगा b प्लस 1/a के स्थान पर लिख देंगे u तो ये मिल जाएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u यही हमारा दर्पण सूत्र है। ये हम लिख देंगे यही दर्पण सूत्र है। बस ये दर्पण सूत्र है। हमें क्या करेंगे पहले सूत्र बनाएंगे दो त्रिभुज लेंगे समरूप है संगत भुजाएं बराबर है दो त्रिभुज बाद में लेंगे संगत भुजाएं बराबर है उसको बराबर कर देंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 तुलना कर दो ये वैल्यू हो जाएगी a b c के भाग लगाएंगे तो हमारे पास दर्पण सूत्र निकल करके आ जाएगा। एक बार हम घर बैठ करके इसको प्रैक्टिस करेंगे पेन से हल करेंगे दोबारा से तो अच्छे से हमारे समझ में